दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2020 में आई एक मिस्टीरियस मूवी निशब्दम को, जिसका क्लाइमैक्स देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत सुनसान जंगल में बने एक घर से होती है, जहां पीटर और मनीषा नाम के कपल वाइन पीते हुए डांस कर रहे थे। तभी मनीषा के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है और वो ऊपर रूम में उसे वॉश करने चली जाती है। इसी बीच पीटर को अजीब सी आवाज आती है और वो सामने देखता है तो उसे बेसमेंट में झिलमिलाती हुई लाइट दिखती है। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई देती है, जैसे वहाँ कोई हो। तभी पीटर पलटकर देखता है तो वहाँ उसे एक गुड्डा कुर्सी में बैठा हुआ नजर आता है। तब पीटर उसे नजरअंदाज करके बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है। तब वो उस पेंटिंग को जैसे ही उठाता है उसके पीछे एक अदृश्य साया उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और ये सीन यही कट होता है। इसके बाद मनीषा नीचे उतर कर पीटर को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है वो देखती है कि पीटर सामने दीवार में मरा हुआ लटका है। तभी उसके चिल्लाने से पहले ही वो साया उसे भी मौत के घाट उतार देता है। तब हमें पता चलता है कि ये घटना 1972 में हुई थी और लोगों का ये मानना है कि ये सब उस घर की मालकिन जोसेफिन वुड का करा धरा है, जो बहुत साल पहले ही मर चुकी थी। अब समय के साथ दुनिया बदलती गई, मगर इस घर के भूतिया होने के कारण इसे किसी ने भी नहीं खरीदा। हालांकि सालों बाद 2019 में इसे अमेरिका के फेमस बिजनेसमैन और म्यूजिशियन एंथनी ने खरीद लिया। अब कहानी के आगे बढ़ने के साथ हम महा नाम की एक लड़की की झलक देखते हैं, जिसमें वो बताती है कि वो FBI की खुफिया एजेंट है और उसने अपने जीवन में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं मगर इस केस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद हम एंथनी और साक्षी को देखते हैं, जिन्होंने उस हॉन्टेड हाउस को खरीदा था और वो दोनों अपनी कार से उसी घर की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल साक्षी बोल और सुन नहीं सकती थी, तो वो लोगों की बातें उनके होठों से समझ जाती है, जिसे लिप्स रीडिंग कहते हैं। और उसने ये घर सिर्फ जोसेफ वुड की तस्वीर देखने के लिए खरीदा था। अब वो लोग घर पहुंचने के बाद सीधे उस तस्वीर को ढूंढने में लग जाते हैं। साक्षी जब ऊपर जाती है तब एंथनी को नीचे उसी बेसमेंट से वैसी ही आवाजें सुनाई देती है और एक बार फिर सालों बाद वही घटना फिर से दोहराई जाती है, मगर इस बार साक्षी वहाँ से जख्मी हालत में भाग जाती है। हालांकि बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यही सीन कट होता है। अगले सीन में हम महा को देखते हैं, जिसके घर में पूजा हो रही थी। पूजा के बाद वो इस घटना के बारे में न्यूज चैनल पर देखती है और फौरन अपने ऑफिसर के साथ हॉन्टेड हाउस पहुँच जाती है। वहाँ पर उन्हें एंथनी की लाश उसी हालत में दीवार में गड़ी हुई मिलती है, जिसे देखने के बाद महा तो उल्टी करने लगती है और महा का बॉस उसे ताना मारते हुए कहता है, वाह, मेरे सबसे बहादुर खुफिया एजेंट को खून देखने से उल्टी होती है। खैर अब वहाँ से निकलने के बाद वो और कैप्टन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ साक्षी एडमिट थी। महा साक्षी से इशारों से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था और साथ ही कहती है कि अगर तुम मुझे जल्दी बता दोगी तो एंथनी के हत्यारों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इसके बारे में साक्षी इशारों से बताती है कि वो और एंथनी रिलेशनशिप में थे। जब मैं नीचे गई तो किसी ने मुझ पर हमला किया था, मगर अंधेरे की वजह से मैं उसे देख नहीं पाई। ये सब बताने के बाद साक्षी की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए डॉक्टर महा और उसकी टीम को बाहर निकाल देते हैं। अब एंथनी की मौत की खबर सारे न्यूज चैनल पर भी चल रही थी, क्योंकि एंथनी अमेरिका का फेमस म्यूजिशियन भी था और यह कैप्टन रिचर्ड को अपनी नाकामयाबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो बड़ी लगन से इस केस के पीछे पड़ जाते हैं। फिर महा और वो एंथनी के सारे करीबियों से भी पूछताछ करते हैं, मगर एंथनी के मर्डर के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर में कैप्टन रिचर्ड को समझ आ जाता है कि अब सिर्फ एक औरत बची है जिससे पूछताछ नहीं हुई, और वो है साक्षी। इसके बाद साक्षी को थाने बुलाया जाता है। वहाँ साक्षी के इशारे समझकर महा को बताने के लिए दो लोग और होते हैं। अब पूछताछ शुरू होती है। महा साक्षी से पहला सवाल पूछती है कि सोनाली एंथनी के अंतिम संस्कार पर क्यों नहीं आई। दरअसल सोनाली साक्षी की बहुत अच्छी दोस्त थी और ये बात महा को एंथनी के घर पर रखी फोटो से पता चली, क्योंकि साक्षी और एंथनी की हर फोटो में सोनाली जरूर होती है। तब साक्षी महा के सवालों का जवाब देती है कि सोनाली कुछ समय से गायब हो गई है। इसके बाद महा साक्षी से अपने बारे में सब विस्तार में बताने को कहती है कि वो कब एंथनी से मिली, कब उसे सोनाली मिली, सब कुछ। यहीं से हम सीन बदलने के साथ साक्षी की कहानी सुनते हैं। वो दोनों लिटिल एंजल्स ऑर्फनेज में पली और बड़ी थी। साक्षी को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वो बहुत अच्छी पेंटर बन गई। इसी के चलते एक दिन वो सोनाली की पेंटिंग बना रही होती है। तभी एक
कुरियर आता है जिसमें साक्षी के आर्ट गैलरी में सेलेक्ट होने की खबर थी। लेकिन ये पढ़कर सोनाली को बहुत खुशी नहीं होती, क्योंकि शायद उसे लगा था कि साक्षी उसे छोड़कर चली जाएगी। तब वो साक्षी से नाराज भी हो जाती है, मगर साक्षी के जाते समय वो अपने आप को उससे मिलने से रोक नहीं पाती। फिर साक्षी सोनाली से वादा करती है कि वहाँ सेटल होने के बाद वो उसे भी ले जाएगी। इसके बाद साक्षी उस आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है जहाँ उसका इंट्रोडक्शन मैनेजर और विवेक से होता है। विवेक उसकी इशारों की भाषा समझता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ एज अ चीफ गेस्ट एंथनी आता है। जैसे उसकी नजर साक्षी की पेंटिंग के ऊपर जाती है, वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर न जाने किस कारण वो साक्षी से नॉर्मल लोगों की तरह बात करने लगता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि साक्षी तो सिर्फ लिप रीडिंग ही कर सकती है। फिर वो साक्षी की बनाई हुई पेंटिंग को $1 मिलियन में खरीदता है और उसे अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए इनविटेशन भी देता है। जिसके बाद वो एक दूसरे से पेंटिंग और वायलिन सिखाने के लिए मिलते रहते हैं और देखते देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और इसी बीच साक्षी सोनाली को बुला भी लेती है। इसके बाद साक्षी को उसके मैनेजर से जोसेफिन वुड की पेंटिंग के बारे में पता चलता है। फिर एक रात जब सभी लोग इकट्ठा थे, तब एंथनी साक्षी को प्रपोज करके उसे एंगेजमेंट कर लेता है। और ये सब सोनाली देखती है तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर अगले दिन से सोनाली का कुछ भी पता नहीं लग रहा था और साक्षी को लगता है कि इन दिनों शहर में बहुत सी लड़कियां गायब हो रही हैं। कहीं सोनाली के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तब एंथनी साक्षी से सोनाली को ढूंढने का वादा करता है। जिसके बाद एंथनी और साक्षी कहीं बाहर जाने का प्लान करते हैं और उसी ट्रिप में साक्षी जोसेफिन वुड की पेंटिंग के बारे में एंथनी को बताती है। जिसके बाद एंथनी उसी पेंटिंग के लिए वो घर खरीदता है और उसी के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और साक्षी की पूछताछ खत्म होने के बाद महा वहाँ से चली जाती है और सबको अब यही लग रहा था कि एंथनी की मौत का कारण कोई आत्मा है, लेकिन महा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद महा अपने घर पर होती है जहाँ उसकी बेटी अपनी नानी पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो उसे हमेशा इडली खिलाती है। फिर महा जब उस पर चिल्लाती है तो उसका हस्बैंड उसे पॉजिटिवनेस के बारे में समझाता है, जिससे वो अचानक समझ जाती है कि कहीं ये सब सोनाली ने तो नहीं किया, क्योंकि वो साक्षी को लेके बहुत पॉजिटिव थी। तब वो तुरंत अपने टीम मेंबर टॉम को लेकर सोनाली के ऑर्फनेज पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो साक्षी ने भी उसे नहीं बताई थी। वहां उसे पता चलता है कि सोनाली सिर्फ साक्षी से ही बात करती थी और एक बार जब किसी लड़के ने साक्षी को प्रपोज किया था तो उसने उसे चाकू मार दिया था, जिसके कारण उसे 1 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। और सोनाली के रूम की तलाशी के समय महा को कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिससे सारा शक सोनाली के ऊपर चला जाता है। दरअसल महा को एक स्केच मिलता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे एंथनी की मौत हुई थी। अब महा वहाँ से निकलकर एक कैफे में अपने हस्बैंड और सिस्टर से केस के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सिस्टर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, वो उन्हें बताते हैं कि कुछ केसेस में मरीज उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है जिससे वो प्यार करता है। यहीं पर यह सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय एक अनजान आदमी जो अपना चेहरा ढके हुए है, वो चोरी चुपके साक्षी के घर के अंदर घुस रहा था। तभी पीछे से महा आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। फिर इन सब के बाद वहाँ कैप्टन भी आ जाते हैं और महा से कहते हैं कि साक्षी को सोनाली से सेफ रखो और अगले दिन हॉन्टेड हाउस में क्राइम सीन को रिक्रिएट करा जाएगा। यहाँ कैप्टन का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा था। जिसके बाद वो एक ट्रैकर साक्षी की कार में लगा देता है। अब अगले दिन सारे पुलिस वाले महा और कैप्टन रिचर्ड उस हॉन्टेड हाउस में इकट्ठा होते हैं और साक्षी उन सभी को एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि वो पहले कहाँ गई और फिर बेसमेंट में क्या क्या हुआ। इसके बाद सभी घर के गार्डन में जांच करने चले जाते हैं, मगर टॉम वहीं बेसमेंट में था। तभी उसे एक चाबी दिखती है। ये वही चाबी थी जो एंथनी के पास से गिर गई थी। तब वो सीधा चाबी को लेकर कैप्टन को ढूंढने लगता है और रिचर्ड ऊपर वाले कमरे में था। वहाँ पहुँचने के बाद टॉम रिचर्ड को वो चाबी दे देता है, मगर इसके बाद रिचर्ड अपनी बैट से टॉम का गला घोंटकर उसे मार डालता है और उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है, जो देखकर तो एज अ व्यूअर हम भी शॉक्ड रह गए थे। तब टॉम के नीचे गिरते ही सभी उसके पास आ जाते हैं, मगर अफसोस टॉम मर चुका था। इसी बीच कैप्टन रिचर्ड भी वहाँ घूम कर आता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, मगर तभी टॉम के हाथ से एक बटन नीचे गिरती है जिसे महा उठा लेती है। महा अपने चारों तरफ लोगों के कपड़े देखने लगती है, मगर उसे झटका तब लगता है जब वो कैप्टन के कोट की बटन को टूटा हुआ देखती है। यहाँ महा के मन में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं कि कैप्टन ने टॉम का मर्डर क्यों किया, क्या कैप्टन एंथनी की मौत का जिम्मेदार है। इन्हीं सभी सवालों को जानने के लिए महा टॉम के अंतिम संस्कार के समय वहाँ
से निकलकर कैप्टन के कैबिन में चोरी छुप के चली जाती है और वहाँ बहुत देर ढूंढने के बाद उसे वो चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वहाँ कैप्टन रिचर्ड भी आ जाता है, मगर वो उसे देख नहीं पाता। फिर कैप्टन के निकलते ही महा भी उसका पीछा करने लगती है और वो देखती है कि पहले उसका बॉस मार्केट में मीट लेने के लिए रुकता है। इसके बाद वो शहर से दूर एक सुनसान फार्म हाउस में जाता है और वो चाबी उसी फार्म हाउस की थी। तब महा के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये फार्म हाउस एंथनी का है और वो ये सारी बातें अपने पति को कॉल करके बताती है। वो कहती कि मुझे कुछ हो गया तो कैप्टन रिचर्ड के खिलाफ तुम सारे सबूत पेश करना। अब रिचर्ड अंदर जाता है लेकिन वो बहुत परेशान दिख रहा था। शायद उसे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क चाहिए थी जिसे किसी ने चोरी कर लिया है। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए महा गेट से देख रही थी, मगर महा जैसे पलटती है तो उसे दो कुत्ते दिखते हैं और यही सीन कट होता है। अगले सीन में हम साक्षी को देखते हैं जो एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो उस रात उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो ऊपर जाता है मगर जब वो अपनी कैप उतारता है तो पता चलता है कि वो तो विवेक था। फिर वो साक्षी से गले मिलता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साक्षी नई नई ऑफिस में गई थी। तब धीरे धीरे साक्षी और विवेक अच्छे दोस्त बन गए थे और विवेक को साइन लैंग्वेज भी आती थी क्योंकि उसका भाई भी डम एंड डीफ होता है। तब वहाँ कुछ समय बाद जब सोनाली आती है तो उसे विवेक बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि तब तक विवेक और साक्षी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। सोनाली विवेक के साथ अच्छे से बात भी नहीं करती थी। इसी बात से परेशान होकर एक रात विवेक साक्षी से कहता है कि वो अब उसके घर पर नहीं आएगा। फिर साक्षी उसे बताती है कि सोनाली उसे लेकर थोड़ा पॉजिटिव है और वो लोगों से जल्दी दोस्ती नहीं कर पाती क्योंकि अगर वो एक बार किसी से दोस्ती कर ले तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। फिर साक्षी विवेक को उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जब कैफे में किसी लड़के ने उसे डेट के लिए पूछा था। तब सोनाली ने उसे कहा कि वो मुझे धोखा देगा। हालांकि इसके बाद सोनाली साक्षी के साथ उसकी डेट पर जाती है जहां वो लड़का जब सोनाली को गलत तरह से टच करता है तब वो उसके हाथ में चाकू घुसा देती है और इसी के कारण उसे जेल में भी रहना पड़ता है। फिर इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे सोनाली और विवेक भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इन तीनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर एक रात साक्षी विवेक को सोनाली का लाइफ पार्टनर बनने को कहती है और उसकी बात मानते हुए वो अगली सुबह सोनाली को फूल लेकर प्रपोज कर देता है। तब सोनाली भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एक रात जब ये चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी एंथनी साक्षी को भी प्रपोज करता है और अगले दिन जब वो सब एंथनी के म्यूजिक शो पर जाते हैं तो वहाँ बाकी लड़कियाँ एंथनी से चिपक रही थी, जिसे देख सोनाली साक्षी को कहती है कि देखना ये भी वैसा ही है, मगर साक्षी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और फिर सोनाली साक्षी को कहती है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ये भी बाकी लड़कों की तरह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। तब सोनाली एंथनी को झूठे प्यार के मैसेज करने लगती है। पहले तो एंथनी उसे समझाता है मगर फिर एक दिन वो उसे मिलने के लिए बुला ही लेता है। तब सोनाली ये सब साक्षी को बताती है मगर अब भी साक्षी ये कहकर टाल देती है कि उसने तुम्हें डांटने के लिए बुलाया होगा। फिर उस रात साक्षी सोनाली को कार से ड्रॉप करती है और जब एंथनी उसे कार में बैठा कर ले जा रहा होता है तब वो उसका पीछा करने लगती है। फिर एंथनी एक सुनसान फार्म हाउस पर सोनाली को लेकर जाता है जहाँ पीछे साक्षी भी उसे छुपकर देख रही थी। तभी अचानक एंथनी सोनाली को रोड से मार मार कर उसकी जान ले लेता है और वहाँ रिचर्ड भी आता है। हालांकि ये सब देखकर साक्षी हैरान रह जाती है और वो तो अंदर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर वो अंदर जाती तो ये लोग उसे भी मार डालते। यहाँ साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि एंथनी ने जब सोनाली के साथ कुछ गलत किया ही नहीं तो उसे मारा क्यों। हालांकि दोस्तों ये बात हमें आगे पता चल जाएगी। फिर साक्षी ये सब विवेक को बताती है और साक्षी और विवेक बहुत दुखी होते हैं। साथ ही ये फैसला लेते हैं कि वो FBI के पास जाएंगे। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मगर साक्षी वहां रिचर्ड को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसे पहले पता नहीं था कि वो भी एक पुलिस वाला है। फिर वो बिना कंप्लेन लिखाए वहां से चले जाते हैं मगर साक्षी की नजर पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और उसमें जिन लड़कियों की तस्वीर थी उसने उन्हें एंथनी के कॉन्सर्ट पर देखा था। इसके बाद साक्षी एंथनी के बारे में रिसर्च करती है जिसमें उसे पता चलता है कि एंथनी के कॉन्सर्ट की डेट और लड़कियों के गायब होने की डेट
सेम थी, जिससे साफ लग रहा था कि एंथनी का उन लड़कियों के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है। इसके बाद विवेक को जब ये बात पता चलती है तो वो इंडियन एम्बेसी जाकर कंप्लेन लिखाने को कहता है, मगर जब साक्षी उसे मना करती है तो इनके बीच कहासुनी हो जाती है। जिसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और एंथनी साक्षी को लेकर सोनाली की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इसके बाद साक्षी विवेक के साथ मिलकर एंथनी को हॉन्टेड हाउस में मारने का प्लान बनाते हैं और विवेक जोसेफ वुड के घर के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने लगता है और आखिर में वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एंथनी को भी मारकर बांध देते हैं ताकि वो जान सके कि उसने उन सब लड़कियों को और सोनाली को क्यों मारा। तब उन्हें पता चलता है कि एंथनी सभी धोखा देने वाली लड़कियों के साथ ऐसा ही करता था क्योंकि उसकी पहली वाइफ ने उसके साथ चीट किया था और वो उसके मैनेजर के साथ सो रही थी। तब उसने पहले मर्डर की शुरुआत अपनी वाइफ को मारकर की थी और कैप्टन रिचर्ड ने उसका साथ दिया था क्योंकि रिचर्ड की वाइफ भी उसे धोखा देकर किसी और के साथ चक्कर चला रही थी। तब बदले में एंथनी ने रिचर्ड की वाइफ को भी मारा था। ये सब जानने के बाद साक्षी और विवेक उसे वैसे ही मारकर टांग देते हैं ताकि सबको लगे कि उसे किसी आत्मा ने मारा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वो साक्षी से मिलकर उसे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क देने आया था ताकि रिचर्ड के खिलाफ जो फुटेज है वो उसे पुलिस को दिखा सके। हालांकि रिचर्ड विवेक को कार में ही पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर साक्षी से हार्ड डिस्क मंगवा लेता है। फिर वो साक्षी को रोड से मारने लगता है, जिसके बीच विवेक अपने हाथ छुड़ाकर साक्षी को बचाता है और रिचर्ड वहाँ से हार्ड डिस्क लेकर भागने लगता है। तब उसके पीछे विवेक और साक्षी भी जाते हैं, मगर एक बार फिर रिचर्ड विवेक पर हमला कर देता है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से महा उस पर बंदूक तान देती है। तब यहाँ रिचर्ड अनजान बनने का नाटक करने लगता है, पर डराने धमकाने पर वो आखिर में अपना गुनाह कबूल कर लेता है और अपनी गन से महा को गोली मारने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही महा गोली चला देती है और वो मारा जाता है। इसके बाद महा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाती है और एंथनी की मौत का कारण आत्मा को ठहरा देती है क्योंकि वो जानती थी कि एंथनी ने कितना बड़ा कांड किया था। वहीं रिचर्ड के खिलाफ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी काम आती है, जिससे पूरा केस ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।